प्रोफेसर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर सिन्हा, आज की तारीख में जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके का हलफनामा किसी सामाजिक केस को लेकर बहाना है, वो महज हिंदू राष्ट्र जो है वो आगे लाना है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हिंदू राष्ट्र लाना है तो अमेरिका से लेकर यूरोप के अधिकांश देशों को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। एक दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, धार्मिक टेक्स्ट जो आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले लिखे गए, उनकी परिस्थितियां अलग थी। मैं धार्मिक नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि सीताराम येचुरी और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के व्यूह चक्र से अपने आप को बाहर निकालें। मुस्लिम समाज में जो चर्निंग हो रहा है उसको देखिए। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह आधुनिकता का एजेंडा है, यह मॉडर्न सेकुलर स्टेट का एजेंडा है। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक में सेकुलरिज्म को हाफ सेकुलरिज्म बना दिया था जब हिंदू कोड बिल लाए थे। आज यदि नरेंद्र मोदी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है, मुस्लिम महिलाओं को न्याय देती है, तो सेकुलरिज्म का पूरा चक्र पूरा होता है, फुल सेकुलरिज्म भारत में होगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, टेक्स्ट का दो इंटरप्रिटेशन होता है, एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव आधुनिक प्रगतिशील, दूसरा मध्ययुगीन प्रतिक्रियावादी मिडिवल रिएक्शनरी। आज भारत के जो नेतागण हैं उनको मैं सीताराम येचुरी का एक उदाहरण देता हूं। आपने विपक्ष की बात की। 5 मई 1986 को AK सेन लॉ मिनिस्टर थे राजीव गांधी सरकार में। जब साहबानो प्रकरण आया तो हिंदू मुस्लिम महिला के प्रोटेक्शन के लिए वो कानून लाए, अर्थात उनके पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब उन्हीं की पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी, जिन्हें उन्होंने बाद में निकाल दिया फिर गले लगा लिया, सोमनाथ चटर्जी ने कहा इट इज ए रेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पार्लियामेंट सदन के भीतर उन्होंने कहा यह तो संविधान के साथ बलात्कार है, आप जेंडर जस्टिस के साथ अन्याय कर रहे हैं। और आज सीताराम येचुरी कह रहे हैं हिंदुत्व का एजेंडा है। नहीं तो फिर सवाल ये भी है प्रोफेसर सिन्हा कि हिंदुओं में भी ऐसे बहुत सारे हिंदू महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे ऐसे राइट्स है जिनकी वकालत की जरूरत है, वो वकालत करते हुए संघ क्यों नहीं नजर आती है? देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूं, आज महिलाओं के मामले में कई प्रकार के सुधार की जरूरत है, लेकिन मैक्रो लेवल पर देखिए, दहेज के प्रति कानून बना, सती प्रथा थी जिसको बहुत से हिंदू ऑर्थोडॉक्स मानते थे, सती का रिलीजियस टेक्स्ट से देखते थे। रिलीजियस टेक्स्ट में अनेक प्रकार की सती की कहानियां हैं, लेकिन सती पर आज प्रतिबंध लगा। कोई सती के कथित स्थल पर जाता है, रूप कंवर नाम था जो राजस्थान में सती हुई थी, उनके स्थल पर जाकर दिखा दे, उसे जेल के अंदर कर दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि ऑर्थोडॉक्स और प्रतिक्रियावादी ताकतों पर राज्य नियंत्रण करेगी कि ऑर्थोडॉक्स और कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहित करेगी? राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में घुटना टेका था और विपक्ष आज भी उसी युग में जी रहा है। विपक्ष को यह मालूम नहीं है, महसूस नहीं हो रहा, वो जमीन से कट गए हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व बदल रहा है। मुसलमानों का जो नेतृत्व आ रहा है वो टर्की को देख रहा है। टर्की ने 1921 में मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, टर्की में 98%। मौलाना निजामी आपसे, मौलाना निजामी हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ, वो आपसे एक बात और मैं कह दूं, 10 सेकंड प्रोफेसर, एक बात उनको मैं बता दूं मौलाना साहब को, पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है, वहां भी 1956 में जब वहां के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया, दूसरी शादी कर ली, तो वहां महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और सरकार को कानून बदलना पड़ा। श्रीलंका ने 2006 में कानून बदला, तो आप श्रीलंका के कानून को मुस्लिम प्रोफेसर सिन्हा कल मैं मुस्लिम महिलाओं से बातचीत कर रही थी डिबेट में, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं, चाहे ना चाहे दूसरी कंट्री से कंपेयर ही क्यों करें, तब भी यह कानून बदलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। प्रोफेसर सिन्हा, मुस्लिम महिलाएं कल ये कह रही थी कि हम क्यों पाकिस्तान से कंपेयर करें, हम क्यों किसी और देश से कंपेयर करें, हिंदुस्तान की सरजमी पर हमें जो चेंजेस चाहिए वो सरकार हमें दे रही है, हम इससे बहुत खुश हैं। बहरहाल, लेकिन सवाल फिर दूसरा जो खड़ा होता है वो ये है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी से चीजें बदल जाएंगी क्या? मौलाना निजामी जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सिन्हा साहब ने बात की है, बड़ी लंबी तफसील से बात की है उन्होंने। पहली बात तो ये है कि संबित पात्रा साहब ने आर्टिकल 21 का हवाला दिया। मैं उनसे सवाल ये करता हूं कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स की दफ़ा 25 है उस पर उनका नज़रिया क्या होगा, और हिंदुस्तान के आइन की जो आर्टिकल 44 है
उसमें जो आज़ादी दी गई है वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जहां तक पाकिस्तान को इन्होंने इस्लामिक कंट्री कहा है, तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का कोई मुसलमान पाकिस्तान को कोई किसी तरीके से इस्लामिक कंट्री नहीं मानता है। किसी भी देश का हाकिम, बादशाह, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होना इस बात की दलील नहीं है कि वो देश इस्लामिक है। आपको सिन्हा साहब मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो ट्रिपल तलाक के इशू पर जो सरकार का मौकिफ है वो वहां के मजहबी लोगों के साथ नहीं है। मैंने कहा बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, साइप्रस सभी कंट्री ने बदलाव किया, तो भारत के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बताओ? क्या वो कुरान का अगेंस्ट है? क्या इस्लाम का अगेंस्ट है? मेरा ये मुद्दा है। आप बात तो सुने, आप उस पर नहीं आ रहे हैं। देखिए कौन इस्लामिक कंट्री है कौन नहीं है, ये विवाद नहीं है। रूबिका जी ने बुनियादी सवाल उठाया है कि भारत की मुस्लिम महिलाएं विदेशों को क्यों देखें? जो बात कही गई है वो कतई तौर पर इस्लामी मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार नहीं किया है। उन्होंने अपने डिक्टेटरशिप को अवाम पर थोपने की कोशिश की है। वहां के उलमाए किराम हमेशा से इस फतवे और इस हुक्म के खिलाफ रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए मैं न पाकिस्तान को जानता हूं, न बांग्लादेश को जानता हूं। अगर इस्लामिक कंट्री जहां पर इस्लाम फॉलो करे, मौलाना निजामी साहब, हमें पाकिस्तान जाना ही नहीं है। मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती है। वो सऊदी अरब भी नहीं जा रही है, वो सूडान और सीरिया भी नहीं जा रही। ये कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुस्लिम हटाकर मुस्लिम मर्द हो जाना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए। ये मुस्लिम मर्द हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौका दीजिए, सरकार का पक्ष रखना है मुझे। ठीक है, वो ये कही है कि आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हैं रूबिका जी। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप संबित साहब आप जवाब दीजिएगा। आपने जो बात कही है मुस्लिम पर्सन लॉ के ताल्लुक से संबित पात्रा साहब ने जो कोटेशन कोट किया था वो मैं बता रहा हूं, मैं वो आपको बात बता रहा हूं कि देखिए वो बात ये थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कभी ये नहीं कहा कि अगर मर्द तलाक मार रहा है तो तलाक दे देनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने यह बात कही है कि जो औरतों पर मजालिम हो रहे हैं और वो 10-10 साल 15-15 साल कोर्ट के चक्कर लगाती हैं, उसके बाद 10 साल 15 साल के में उनको तलाक मिलता है, कहीं कोई खुदकुशी करता है, कहीं किसी को जला दिया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसालें मौजूद हैं। इससे बेहतर तरीका यह है कि अगर किसी की नहीं निभ रही है, नहीं बन रही है, तो आप तलाक के जरिए से रास्ता दूसरा इख्तियार कर लें। बरगलाइए मत। तलाक देने के बाद औरत को तो घर से बाहर कर दिया जाता है। आप गलत नहीं मौलाना निजामी साहब, वो खुला होता है जब महिला को आप रियलिटी में जिस एरिया में रहती हैं वहां पर आप देखिए कितने मुस्लिम। नहीं मौलाना निजामी साहब, नहीं बरगलाइए मत। तलाक तो आप यूं चुटकी में कह देते हैं, वो तो महिला है जिसे खुला लेने के लिए दिक्कत होती है। वो लंबा जो घूमना पड़ता है, वो महिलाओं को घूमना पड़ता है। मुसलमानों के साथ मौलाना साहब आपके बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जानती है 2 सवाल है मौलाना साहब, ये जेंडर जस्टिस का मुद्दा है, ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व जेंडर जस्टिस में विश्वास करता है, आज स्थापित हो गया है। आप देखिए लैंगिक न्याय मिले, महिला पुरुषों के अधिकारों में कोई नहीं दे रहे हैं। आप किस बात की भलाई कर रहे हैं? अगर आपको इतनी हमदर्दी है, आप यूनिवर्सिटीज कायम करें जहां मुस्लिम औरतें तालीम हासिल करें। जी आप ऑफिशियल की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। आप असलियत पर पर्दा डालने का काम करें। एक सेकंड रुक जाइए, डॉक्टर पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना लिबरल डेमोक्रेसी है। प्रोफेसर सिन्हा एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। देखिए मैं यहाँ डिबेट में एक बात क्लियर कर दूँ, इस डिबेट में मैं कतई भी चिल्लाऊंगा नहीं और लड़ाई का विषय नहीं है। मौलाना साहब मेरे दुश्मन नहीं हैं, मौलाना साहब और मैं इस देश के हिस्सा हैं और ये डिबेट एक बहुत ही संजीदगी के साथ कैरी फॉरवर्ड करने वाला डिबेट है। मौलाना साहब मैं ससम्मान कह रहा हूँ, प्लीज़ आपको मैंने शुरू में कहा कि हम आप सही बात है, हमें बकाया एक वकील के रूप में यहाँ विषय को रखना है, क्योंकि हम डिबेट में लड़ेंगे तो देश में संदेश जाएगा कि ये हिंदू भी मुस्लिम का विषय है। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी का विषय है, ये महिला और मर्द का विषय है। प्लीज़ मौलाना साहब आप और मैं यहाँ दुश्मनों की तरह नहीं दोस्त की तरह नजर आना चाहिए। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं सवाल का जवाब दे दूं। आपसे किसी बात की लड़ाई नहीं है, मैं जवाब दे दूं, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि सरकार का जवाब मैं रख रहा हूं। आपने सरकार से जवाब पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं, आपकी आवाज कोई नहीं दबाएगा।
आपकी जी, आवाज आप कोई नहीं जवाब दबाएगा, दें। ये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ प्रवक्ता भाजपा का, आप मुझसे सब सवाल पूछें और क्लैरिटी के साथ जाएं। आपने एक सवाल पूछा कि मैंने आर्टिकल 21 के विषय में बात की, तो आर्टिकल 25 का क्या हो? जो जनता सुन रही है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 25 रिलीजियस राइट। आप धर्म में किस प्रकार का हस्तक्षेप दे रहे हैं? देखिए, इसमें भी सरकार ने कहा है, देखिए आर्टिकल 25 में इम्यूनिटी होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर। सरकार ने कहा देखिए ये जो विषय है ट्रिपल तलाक का, ये धार्मिक विषय इसलिए नहीं है क्योंकि 10 ऐसे देश, सरकार ने 10 देशों का उदाहरण दिया, जो कि अभी रूबिका जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कहा, 10 ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर ट्रिपल तलाक नहीं फॉलो होता है, मगर वो शरिया फॉलो करती है क्योंकि ठीक है। वो इस्लामिक देश